नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। वीके न्यूज रुक नहीं सकता क्योंकि उसे आपको देश की नब्ज टटोलकर नई नई जानकारियां और विश्लेषण देने हैं। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। 2023 के संग्राम पर हमने आपको जानकारियां दी और 5 राज्यों में चुनाव की क्या स्थिति है, कौन पार्टी बाजी मारेगी, इसके बारे में बताया है और वो आपके सामने प्रमाण है। हम रुके नहीं इसलिए क्योंकि फाइनल तो 2024 का है और इसीलिए 2024 का महासंग्राम क्या कुछ संकेत दे रहा है। आज इस पर हमारे प्रधान संपादक ने एक ऐसी सर्वे रिपोर्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में देश में इस समय मतदाताओं अर्थात भारतीय नागरिकों के मन में चल क्या रहा है, क्या कुछ स्थिति है। आइए हम आपसे पूछते हैं और एक एक करके आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हाँ जी दिवाकर जी, देखिए अभी 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजा है उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर सीटों से विजय हुई है। उसके बाद देश ये जानना चाह रहा है क्योंकि 4 महीने के बाद लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, मई में नई सरकार बन जाएगी और मार्च से लगभग शुरुआत हो जाएगी चुनाव आयोग की ओर से। तो अब माहौल क्या है देश का, क्योंकि इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल भी सक्रिय हो गए, नए नए हथकंडे, पैंतरेबाजी और नए नए चुनावी प्रयोग देश में शुरू हो गए। एक सर्वे आया है, वो सर्वे उसके पहले का है। वो सर्वे क्या कहता है वो दिखाएंगे हम आपको, लेकिन इस सर्वे बड़ा दिलचस्प है कि अभी हवा किसकी बह रही है। क्या जो 3 राज्यों के नतीजे आए वैसे ही नतीजे 2024 में आएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एनडीए गठबंधन है उनके नेतृत्व वाला, उसको कुछ नुकसान होने जा रहा है, कांग्रेस को कितना लाभ होने जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, नई प्रस्तावित यात्रा, इंडिया गठबंधन एक नया बना है, जो नए नए डेवलपमेंट्स हुए भारतीय राजनीति में, इसका असर विपक्ष को कितने फायदे के रूप में, विपक्षी खेमे में कितने फायदे के रूप में होता दिख रहा है, ये सारी तस्वीर इस सर्वे से साफ होगी। ये जो सर्वे एक निजी चैनल ने किया है एक सर्वे एजेंसी के साथ मिलकर, और उसके कुछ आंकड़े आए हैं, वो पूरा का पूरा आंकड़ा समझने से पहले सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े को समझना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही देश की सियासत की धुरी तय होती है, और उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया समझ लीजिए देश जीत लिया। क्योंकि पुराने आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो दोनों बार में 14 और 19 में अगर भारतीय जनता पार्टी 300 पार अगर हो पाई तो उसमें सबसे बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का था और 70 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो क्या वो योगी आदित्यनाथ का वहां जादू चल पा रहा है, और क्या वो उन्हीं सीटों को वो रिटेन कर पा रही है? कांग्रेस को कितना लाभ हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अखिलेश की क्या स्थिति है? ये सब टटोलते हुए जो अगर सर्वे के नतीजे पे हम आंकड़े पे नजर डालें उत्तर प्रदेश का, ये जो देखिए ये टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे है, कुल 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, और ये बार जो आपको दिख रहा है ये बार बिल्कुल इनके आदमकदी बार है, और पिछले बार के मुकाबले इस बार बढ़त भारतीय जनता पार्टी को 70 से 74 हालांकि दिखा है। पिछले बार की अगर हम बात करें तो 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो ये वही बार दिख रहा है। और इंडिया जो गठबंधन है, अब यहां देखिए इंडिया है, यहां अकेला कांग्रेस एसपी नहीं है, सारे के सारे दल मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो 4 से 8 सीटें इनको आते हुए दिख रही है। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो ये स्थिति बदल सकती है। तो ये अभी जो सर्वे किया गया है कि अगर सब, जिसमें आपके समाजवादी पार्टी भी अभी तो इंडिया के गठबंधन की साथी है, वो कांग्रेस है, आरएलडी है और बाकी जितने छोटे मोटे दल हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। बीएसपी मायावती की बड़ी चौंकाने वाली स्थिति कि सिर्फ 1 सीट हो उनकी पार्टी 0 से 1 है, मतलब 1 भी जीत पाएगी इस पर भी शंका है, 0 से 1, और अदर के खाते में 3 सीटें जाती हुई, 0 से 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। दिवाकर जी, संपादक जी, ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दिए हैं। हाँ। तो चूंकि ये टाइम्स नाउ और ईटीजी का सर्वे है, हाँ, जो हम लोगों का परसेप्शन है, इसका मतलब है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरीके से प्रभावी दिख रही है, कम से कम इस सर्वे के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल। और 2024 के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि 2024 की लड़ाई ही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई थी कि लड़ाई टफ है, और जिस तरह का विपक्ष अब जिस मोड में आ गया है और जो पैंतरेबाजी वो अपना रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए भी भांप गया है, और उसकी जो स्ट्रेटेजी है कि कैसे उसको जवाब दिया जाए, काउंटर। हालांकि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि जैसे कांग्रेस के बारे में कहा जाता है
कि वो स्टडी अध्ययन नहीं करती है, आनन फानन में मुद्दे उठाती है और उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दा इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है जातिगत जनगणना का। नीतीश कुमार ने बहुत स्टडी किया था, अध्ययन किया, उस पर मेहनत की और लंबे वक्त से उस मुद्दे को भुनाना चाह रहे थे और एक रिपोर्ट लेकर उस मुद्दे को लेकर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या देखा कि नीतीश कुमार मुद्दा लेके आए तो हम भी उस पर पीछे पीछे लग लेते हैं और उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा बिना स्टडी किए उठा दिया। लेकिन उसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किया कि अब वो उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यादव मुख्यमंत्री बना दिए गए, डिप्टी सीएम बना दिए गए। आपने कहा कि सबसे बड़ी जाति तो मेरे लिए गरीब है, और जिस तरह से काउंटर किया गया है तो वो, और सबसे ज्यादा नुकसान तो बिहार और यूपी में होगा, जो मध्य प्रदेश में जो मुंह लिया गया है। तो ये जो कदम उठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो ये उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर योगी बाबा का अपना मॉडल है। उन्होंने अपने आप को साबित किया है, वहां जस्टिफाई किया है काम के जरिए, काम करके। तो ये जो है, ये उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, हमारे मन मुताबिक तो ये होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो टाइम्स नाउ ईटीजी का रिपोर्ट है, उसके संदर्भ में अपना परसेप्शन भी, हम संपादकीय परसेप्शन भी आपको दे रहे हैं कि क्यों ऐसा दिखा रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि ऐसा होता हुआ दिख रहा है। सवाल मेरा आपसे है कि ये जो क्या आपको लगता है, वैसे तो मेरा ये मत है निजी कि इंडिया गठबंधन शायद ही बन पाए, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश ने कह दिया कि उन्होंने शर्तें रखी है कुछ, कि इन्हीं शर्तों पर हम, और वो भी कह दिए कि 2-3 सीटें देंगे कांग्रेस को, उससे ज्यादा की इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का बर्ताव इनके साथ मध्य प्रदेश में हुआ है, उसके बाद ये मुखर इस पे, और इन्होंने बदला जो है वो यूपी में लेने की ठान ली है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया बन पाएगा, और बनेगा तो ये असर होगा, या क्योंकि ये साइकिल पर पहले बैठ चुके हैं, मतलब साइकिल पर अखिलेश उनको बिठा चुके हैं, राहुल को तो इनकी साइकिल पंचर हो गई थी, तो क्या दोबारा रिस्क लेंगे बिठाने के? बिल्कुल संपादक जी, इस बात का जवाब देने के पहले मैं एक जिक्र करूंगा कि एक निजी समाचार चैनल पर कल अखिलेश यादव बैठे थे, और उसके बाद वो बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है, वैसे तो हम लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, तो ये अलायंस है ये, तो ये इंडिया जो है वो वजूद में आएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, वो हम तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम तय करेंगे, सब मतलब हम मिल करके, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा हम तय करेंगे। तो उसके बाद एंकर ने सवाल पूछा तो वो हंसने लगे। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा कि 4 से 8 ये मिनिमम, बिल्कुल वस्तुस्थिति यही है। क्योंकि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पहला तो, ये तो धराशायी हो चुका है। ये तो धराशायी हो चुका है। और अगर अलग अलग लड़ते तो क्या नतीजा हो सकता है? अलग अलग लड़ते तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन अगर और इसीलिए ये टूट चुका है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कोई इस तरह का एक अलायंस करके जो तय होगा, ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये जो है ये विनिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि ये वोट कटुआ की भूमिका में रहेंगे, और बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्टिंग करेंगे। बिल्कुल उसमें अब अखिलेश यादव को माई कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि नहीं, माई में से जो वाय है उसका वो आधा वाय तो भारतीय जनता पार्टी ने, यही तो, और एक संदेश देने की कोशिश की। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे स्ट्रेटेजिकली काम करती है। अगर हम मध्य प्रदेश का जो शपथ ग्रहण का पूरा आप वो देखेंगे, तो जो फोटो सेशन पहले हुआ, तो जो मोहन यादव थे वो तीसरी पंक्ति में एक कोने में कहीं खड़े हुए हैं, और उनको कुछ पता भी नहीं है, और वहां से फिर ऐलान होता है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया कि पहले देखिए, एक कार्यकर्ता है हमारा, एक यादव कार्यकर्ता जो कहीं कोने में, उसको उठा के भी हम बना सकते हैं। और यहाँ आप कह रहे हैं कि यादव की पार्टी है, लेकिन यहाँ कौन बनेगा? या धर्मेंद्र बनेंगे, या अखिलेश बनेंगे, या डिंपल बनेगी, एक ही परिवार का। हाँ, और पार्टी का कब्जा भी उन्हीं का रहेगा। यहाँ यादवों का भविष्य यहाँ है, ये एक मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी। और एक अनुमान के मुताबिक, हालांकि ये पुष्ट नहीं है, कि 25 करोड़ संख्या हो चुकी है पूरे देश में। तो एक बहुत बड़ी आबादी वोट बैंक है। और इसमें जो जातीय फैक्टर जिस तरीके से खेला गया, उसकी काट तो इस सेमीफाइनल में हो गई, क्योंकि 2024 के महासंग्राम में ये दिख जाएगा। क्योंकि जो जाति का कार्ड इन्होंने खेला था, वो तो उसके नतीजे आ गए इन 3 राज्यों के चुनाव में, जो हिंदी बेल्ट है, क्योंकि जातिगत जनगणना का असर तो हिंदी बेल्ट में ही होना था, क्योंकि मंडल और कमंडल का खेल तो सब इधर ही चला था, दक्षिण के राज्यों में उसका उतना असर था नहीं। और मंडल कमंडल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली देखी है कि मंडल कमंडल के बाद पहली बार राजस्थान में एक फॉरवर्ड व्यक्ति को, कास्ट के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा संतुलित तरीके से किया है कि न वो
नाराज न वो नाराज, और सबको एक तरह से साधने का तो बहुत स्ट्रेटेजिकली काम किया है। तो ये उत्तर प्रदेश में चूंकि ब्राह्मणों की आबादी अच्छी खासी है, 13% है जी, अब तो 14% बताया जा रहा है। तो वो कैसे वाई को भी साध लिया, ब्राह्मणों को भी साध लिया, तोमर साहब स्पीकर बन गए, उधर आपके रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया, तो राजपूतों को भी साध लिया गया, इधर दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, छत्तीसगढ़ में एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो ब्राह्मणों को भी जो कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ों की बात, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सिर्फ पिछड़ों की बात कर रही थी, जबकि सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में अगर चोट इनको लगी है कि उन्होंने सिर्फ पिछड़ों की बात की, लेकिन आप पार्टी का काडर देखिए तो इनके पास पिछड़े नेता ही नहीं है। आप देखिए, या तो ब्राह्मण बड़े नेताओं में आप मनीष तिवारी और एक कोई तिवारी है, बड़ी लिस्ट देखिए आप कांग्रेस की, या तो उनमें SC ST शेड्यूल ट्राइब और वो मिलेंगे, या फिर फॉरवर्ड कास्ट के नेता मिलेंगे कांग्रेस में। OBC नेताओं की बहुत कमी है, और मध्य प्रदेश में भी यही नाथ फॉरवर्ड कास्ट से है आपके, एक अरुण यादव थे, वो उनको आपने पीछे कर दिया, एक और यादव साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया चुनाव से पहले, उन्होंने कहा कि पिछड़ों की तो आप अनदेखी कर रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ बात की, उसको जस्टिफाई नहीं किया, लोगों को टिकट्स नहीं दिए, तो ये जो है वो इसलिए धराशायी वहां हो गया। तो मैं अगले राज्य पे चलूं, उसके पहले BSP के संदर्भ में आपसे एक सवाल है। हाँ। क्या आपको लगता है कि BSP की स्थिति जो ETG टाइम्स नाउ के सर्वे में ये रिपोर्ट आ रही है, BSP इस स्थिति में है, और अगर BSP इस स्थिति में है तो इसका जो बिल्कुल इसका अपना वोट बैंक है वो किधर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, खासतौर पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गरीब कल्याण नीति है, कल्याण नीति, और वो जो 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है राशन, क्योंकि आपने देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी अपनी योजनाएं बनाई वो गरीबों को लक्ष्य में रख के बनाई है। अंत्योदय उनका लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय। तो उस अंत्योदय में सबसे वही, क्योंकि कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट है, ये सबसे गरीब आबादी आती है, सबसे पिछड़ों से भी गरीब है, और उनका आरक्षण उनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनका उत्थान हो। तो इनको सिलेंडर वाली योजना हो, आवास योजना का सबसे ज़्यादा लाभ इनको मिला है, राशन योजना का लाभ मिला है, नल जल योजना, घरों तक नल पहुंचाए गए। तो इसी वजह से ये जो वोट बैंक है, हालांकि चंद्रशेखर यहाँ कोशिश करेंगे, लेकिन वो राजस्थान में भी मीणा समुदाय बहुत ज्यादा है, वहां तो RLSP के साथ इन्होंने अपना गठबंधन कराया, वो भी बेचारे पंचर हो गए चंद्रशेखर का साथ लेके। वहां की रिपोर्ट है, उस पर एनालिसिस है कि चंद्रशेखर का साथ लेने से हनुमान बेनीवाल को नुकसान हुआ है, जाट वहां नाराज हो गए कि भैया ये कहां से, किसको उठा के ले आए हो तुम साथ में। तो यहां पर भी चंद्रशेखर का कोई खास वो दिखेगा नहीं, और मायावती का वोट बैंक जो कट्टर वोट बैंक है वो तो इन्हें ही वोट करेगा, लेकिन वो फायदेमंद बीजेपी के लिए ही होगा। बीजेपी के लिए होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद जो पिटारे में जो अगला राज्य देखिए, हमने बहुत ज्यादा राज्यों की बात नहीं की, लेकिन जो महत्वपूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर लगा रही है, और अमित शाह का लक्ष्य है कि अगले बार हम वहां भी सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में एक रैली भी की, विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह खुद गए थे, और पश्चिम बंगाल में उन्होंने रैली की, और उन्होंने लोकसभा की तैयारी वहां शुरू कर दी है पहले से। तो जो पश्चिम बंगाल का जो सर्वे आया है, 42 सीटें यहां कुल आती हैं, और 17 से 19 सीटें, मतलब पिछला वाला है TMC 20 से 24 सीट, और कांग्रेस सिर्फ 1 से 2, वही अधीर रंजन बाबू की एक सीट है, और कोई एक और हो सकता है, कोई 1 से 2 वो अधीर बाबू ही अपनी कर ले तो, और 1 से 2 सीट CPIM, वही, मतलब ये भी बिल्कुल स्टैग्नेंट है। ये जो स्टैग्नेंसी दिख रही है लगभग पिछला, ये देखिए, अभी हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये अभी की वस्तु स्थिति है, क्योंकि आज देश क्या सोच रहा है ये बदल भी सकता है। भाई चुनाव जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो इसका ताजा उदाहरण है कि चुनाव से पहले तक हम बता रहे थे कि ये कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में तो भाई कांग्रेस आ रही है, लेकिन वो मोमेंटम जब बनता है और जब नए नए ऐलान होते हैं प्रधानमंत्री, और उस वक्त कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है भावनात्मक, कोई कांग्रेस अपनी ओर से सेल्फ गोल कर देती है, स्थितियां बदलती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन 3-4 महीनों में बदलाव में ये भी बार ऊपर जा सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि और इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। इसकी ज्यादा संभावना इसलिए क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल हमारा लक्ष्य है, और बंगाल में उन्होंने अपनी ताकत को झोंका है। अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि बंगाल में कुछ फायदेमंद, एक और बीच में इसके बंगाल में, जैसे बंगाल में आदिवासियों की संख्या थोड़ी बहुत है,
झारखंड की एक बात बता दूं कि बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे आया है, उसके मुताबिक खबर यह है कि 14 सीटें 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा लड़े। अगर इंडिया गठबंधन लड़ता है तो 14 सीटें जीत जाएगी, अदरवाइज 12 तो सीटें रिटेन कर रही है, जो पिछले बार थी उनकी वो सीटें जो मतलब 12 सीटें जो है बीजेपी वहां रिटेन कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर ये बार ऊपर जा सकता है, और जो फैसले इधर लिए गए, हालांकि ममता बनर्जी की अपनी साख है, धाक है वहां पर, लेकिन जो ममता बनर्जी की एक छवि है वहां पर, वो उसके लिए नेगेटिव वाला जो इम्पैक्ट करती है हिंदू वोट बैंक के बीच में, तो उसका, और वहां पर जिस तरह का जो मुर्शिदाबाद और उस जिलों में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, और वो उनके लिए जो वहां के सीमांत इलाकों में, तो वहां के हिंदुओं में जो एक असुरक्षा की भावना है, और पुलिस का जो वहां पर रवैया रहता है जो हिंदुओं के प्रति, तो वो ममता के लिए थोड़ा सा वो है वो वस्तु स्थिति है। एक सवाल मन में उठता है, क्योंकि ये जो है पिछले जो बार चार्ट दिखा रहा है कि पिछला जो वो है उसको दोहरा रहे हैं ये प्रदर्शन को, अगर हम कांग्रेस को इसमें जोड़ दें तो मैक्सिमम 22, लेकिन ये संभव नहीं है इसका मतलब, और यहीं से सवाल उठ रहा है कि इंडी अलायंस पर नुकसान भर का है। नहीं, अगर इंडिया साथ में आ गया तो बीजेपी और आगे बढ़ जाएगी, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इंडिया, और इससे आप समझिए संदेश हमारा अभी तो इसमें हमने एक जो और वोट कटवा, जैसे वहां यूपी में बीएसपी है या ओवैसी साहब भी तो चुनाव लड़ेंगे, तो ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ वोट बैंक कटेगा, और किसका कटेगा? टीएमसी या कांग्रेस को नुकसान इसमें होगा। हालांकि कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं करते हैं पश्चिम बंगाल में, सारा एक मुश्त वोट ममता बनर्जी की तरफ जाता है। लेकिन मैं एक जो आपने एक प्रश्न पूछा था कि ये बार क्या बढ़ सकता है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बार बढ़ के 30 पार भी जा सकता है। उसके कारण मैं आपको बताता हूं। आप 2014 के नतीजे देखिए, 2014 के लोकसभा के नतीजे अगर आप उठा के देखेंगे तो 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, इसी पश्चिम बंगाल में 2 सीटें थी, और 38 सीटें ममता बनर्जी के पास थी। 38 से वो 22 पे आ गई पिछले बार, और भारतीय जनता पार्टी 18 पे चली गई। 16 सीटों का फायदा हुआ था। कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, वो 2 पे आ गई घट के। तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो काम किया, उसके बाद 5 साल में तो बहुत ज्यादा पानी बह गया है, और उन्होंने बहुत मजबूत स्थिति कर ली है अपनी भारतीय जनता पार्टी ने। तो निश्चित तौर पे ये जो है बार जो है, इसीलिए लिहाज से मैं कह रहा हूं कि 30 प्लस भी आप बंगाल में देख अगर जाता है तो ये साफ है कि इंडिया अलायंस ध्वस्त है। क्योंकि एक और पॉइंट मैं बता दूं कि पिछले बार का अगर वोट शेयर आप देखें, मतलब 2019 का, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। 43% इनको वोट मिले थे और 40% इनको, 3% वोट शेयर का फर्क था। तो इस बार अगर 3% वोट शेयर या 3-4% का भी वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी अपना बढ़ा ले जाती है, तो निश्चित तौर पर ये जो बार है वो सीधा 10 सीटों के आगे जाएगा। अच्छा, आप अगर बंगाल के संदर्भ में देखें, हम ओवरऑल सभी राज्यों के संदर्भ में बात करें उसके पहले, बंगाल में भी वैसे भी देश में इस बार चुनाव का मुद्दा राष्ट्रवाद होगा, विकास होगा, और 2047 का वो लक्ष्य होगा जो 2027 और 2030 में हमें दिखाना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ। तो अगर राष्ट्रवाद एक मुद्दा हो जाएगा, तो जैसे कि आपने कहा कि ओवैसी की एंट्री होगी, और ये टाइम्स नाउ और ईटीजी के सर्वे के साथ हम अपना परसेप्शन भी आपको साथ साथ दे रहे हैं, जो आकलन है वो भी आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बंगाल में ये एक बड़े बदलाव का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे अगले विधानसभा चुनाव में। तो लोकसभा नहीं, लोकसभा के बाद जो वहां पर विधानसभा आएगा, लोकसभा में तो मैं कह ही रहा हूं, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होगा वहां पर भी वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगला, तो क्योंकि इस बार वो चूक गए थे, लेकिन अगली बार उन्होंने कहा कि हम चूकेंगे नहीं। तो निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा, और वो चेहरे पर हुआ। सेमीफाइनल में आपने देखा। ओवरऑल अब आपको जानने की उत्सुकता होगी कि वास्तव में पूरे देश में क्या होने जा रहा है। तो हम आपको समय समय पर इस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स और अपने परसेप्शन दिखाएंगे, और हम अपना भी एक सर्वे बहुत जल्द देने वाले हैं, और इंतजार की घड़ी अब आपकी ओपिनियन पोल देंगे, और फिर एग्जिट पोल तो देंगे, बिल्कुल देंगे। तो एक ये नेशनल का पूरा अगर आंकड़ा आप देखेंगे, पूरा राष्ट्रीय, इसमें तो 543 जो सीटें हैं कुल, उसमें अगर आप देखेंगे तो वही है, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए जो है वो सरकार बनाते हुए दिख रहा है। 319 से 339 सीटें बताई जा रही है। और इंडिया, अगर पूरा इंडिया लड़ता है, फिर हम दर्शकों को बता दें कि यहाँ इंडिया अगर साथ में लड़ता है, जिसमें आपका समाजवादी पार्टी और जितने भी दल है, अभी 18 दल, वैसे तो अब कम हो गए, 18 दल है। 18 दलों को वैसे टोटल 26 बताते हैं, लेकिन जैसे हम माइनस भी करते हैं, तो वो अगर सारे दल लड़ते हैं
पूरे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, तो ये 148 से 168 सीटें। इसमें हालांकि आपका ये जानने को उत्सुकता होगी कांग्रेस निजी तौर पर कितना ला सकती है, तो वही वो 50 के प्लस है, 51-52, बिल्कुल वो उतनी सीटें कांग्रेस की है इसमें। बाकी बीएसपी वही उत्तर प्रदेश वाली एक सीट जो है, बाकी कहीं कर नहीं पा रही है। वाईएसआरपी ये जो है वो जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की पार्टी जगनमोहन रेड्डी की, क्योंकि वहां पर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उतना जनाधार है नहीं, वो लड़ रही है, लेकिन 24 से 25 सीटें जो है आंध्र प्रदेश से वाईएसआर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी वहां अच्छा कर रही है, करेगी, लेकिन वाईएसआरपी 24 से 25 सीटें लाते हुए दिख रही है। बीजेडी ये उड़ीसा में बीजू जनता दल जो है कारांतर से एनडीए को ही समर्थन देते हैं। दोनों दल, हाँ बिल्कुल, और यही इसी से जुड़ा हम सवाल भी पूछ रहे थे कि जगनमोहन रेड्डी इस बार हो सकता है कि कोई पैक्ट ना हो, लेकिन वो पूरी तरीके से एनडीए के समर्थन, ये इंडिविजुअल लड़ते हैं, हाँ, लेकिन आप देखिए जितने भी बिल मुद्दे लोकसभा राज्यसभा में हर मुद्दे पर एनडीए के साथ होते हैं। इनका कभी, क्योंकि ये निकली पार्टी कांग्रेस से टूटकर है, बिल्कुल, और कांग्रेस के साथ इनके वैचारिक मतभेद है। इनके पिताजी का हेलीकॉप्टर हादसे में देहावसान हुआ, और ये कांग्रेस पर आरोप लगते रहते हैं, और उसके बाद कांग्रेस ने बहुत गलत किया इनके साथ पिता के साथ, तभी इन्होंने नई पार्टी बनाई। बिल्कुल। तो ये, और उसके बाद बीजू जनता दल तो घोषित तौर पर एनडीए के साथ ही है, वो मतलब एक तरह से अघोषित पैक्ट है कि उड़ीसा में आप मत आइए और इधर हम आपके साथ रहेंगे। तो इसीलिए उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कोशिश तो की थी, लेकिन वो उतनी सफलता नहीं मिली और बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए भी उड़ीसा दौरे के दौरान, तो जो पटनायक है, नवीन पटनायक, उनके खिलाफ कुछ ऐसी बयानबाजी नहीं करते। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बीजेडी वहां चल, और ये बीआरएस वही भारतीय राष्ट्रीय समिति, ये कांग्रेस के खिलाफ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने खुद बोला था मोदी जी ने कि हमको उनका ऑफर भी मिला था। तो बीआरएस 3 से 5 सीटें ला सकती है तेलंगाना से, और अदर में ये 12 से 16 सीटें। इसमें आपकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, फिर आपकी जो बदरुद्दीन अजमल जो असम से लड़ते हैं उनकी पार्टी है। बाकी जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है वो दल बाकी है, जिसको 12 से 16, बाकी नॉर्थ ईस्ट की कुछ पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जो इनके साथ नहीं। तो ये सब मिला के इस तरह की एक तस्वीर बनती हुई दिख रही है। हालांकि इस तस्वीर में आप देखेंगे तो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले बार की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं पहले आंकड़े की बात कर रहा हूं, दूसरा आंकड़े के हिसाब से तो बढ़त है, लेकिन पहले एनडीए के तौर पर बढ़त है। हाँ बिल्कुल। तो ये अगर पिछले बार की हम बात करें तो 350 से प्लस था, 350 से, तो वो मतलब कम होता दिख रहा है। 10 सीटों के आसपास का अगर दूसरा आंकड़ा हम देखें तो 11-12 सीटों का नुकसान है एनडीए को। और अकेली भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 303 थी, तो 303 अगर भारतीय जनता पार्टी अकेली, तो इस बार हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि जिन राज्यों में पिछली बार उसको ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी वहां फोकस ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां से सीटें साउथ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी जो जहां 2-2 1-1 सीटें, जहां इनका ध्यान नहीं है कि 2-2 1-1 सीटें, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो वो उन पर। और आदिवासी राज्यों में जैसे पिछले बार छत्तीसगढ़ से नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार छत्तीसगढ़ को पूरा क्लीन स्वीप करने की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इधर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी यादव को बना के बिहार में भी इस बार कुछ अच्छा, बंगाल से सीटें बढ़ाने की तैयारी है। तो जहां से नुकसान होता दिख रहा है उसकी भरपाई वो उधर से करने की। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 400 प्लस इस बार लक्ष्य है, लक्ष्य 400 प्लस का है। और आधिकारिक तौर पर नड्डा जी ये कह रहे हैं कि 350 प्लस के लिए तो हम पूरी कार्य योजना बनाने ही जा रहे हैं। हालांकि इसमें ये भी बता दें कि इंडिया इसमें जेडीयू भी है, नीतीश कुमार वाली, जो साथ में नहीं लड़ेंगे। तो बिहार की बात आई तो इसलिए मैं बताऊं कि इसमें जेडीयू भी इंक्लूड है। अगर इस सर्वे की बात करें तो जेडीयू इंक्लूड है इसमें। बिल्कुल। लेकिन वो साथ आएंगे नहीं। लेफ्ट सारे दल है, टीएमसी है, जेडीयू है, कांग्रेस है इसमें, और एनसीपी भी है। एनसीपी शरद पवार वाली, तो 2 गुट हो गए हैं। और शिवसेना भी है, लेकिन शिवसेना उद्धव वाली, दूसरी वाली शिवसेना तो इधर एनडीए के साथ है, और दूसरा वाला एनसीपी भी एनडीए के साथ है। हालांकि इस बार मतलब चुनाव जो लड़ने का एनसीपी शायद अकेले चुनाव लड़े एनडीए के साथ, वहां महाराष्ट्र में चुनाव न लड़े, और भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग है कि वो अकेले चुनाव लड़े महाराष्ट्र में। तो चलते चलते कुछ ऐसी बातों को जो कि इस सर्वे के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है, वो क्या मुख्य बातें हैं जो आपको समझ में आ रही है फिलहाल ये जो सर्वे रिपोर्ट है? नहीं, मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि ये बहुत अर्ली है, चुनावी मोड में अभी जस्ट आए ही है लोकसभा के, और 3 राज्यों के नतीजों के बाद का ये सर्वे है। तो ये आंकड़े बदलेंगे,
और बदलाव में फायदा भारतीय मतलब एनडीए को भी हो सकता है, जो एनडीए को ही ये होगा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि जो विपक्षी दल है वो विपक्षी दल में अभी तक वो एकजुटता नहीं दिख रही है, जिस तरह के सेल्फ गोल हो रहे हैं। मतलब अभी देखिए संसद वाला जो मामला हुआ है, हालांकि इस मामले को कांग्रेस ही फायदा ले सकते थे इसका, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि उसको कैसे काउंटर करना है, उसकी रणनीति बनती है और उसको काउंटर करते हैं। और एंड ऑफ द डे आप देखिए इसका फायदा जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब कर दिया था, तो ये वाला जो मुद्दा है इसको भी 24 में भुनाएंगी भारतीय जनता पार्टी। और जाहिर सी बात है गैंग तो है कोई, और उस गैंग को बस साबित करना है, और बाकी अब एजेंसियां आएगी कि कौन सा गैंग है और क्या इसके पीछे की रणनीति थी, साजिश क्या थी, सब आएगा। और जो ये जो हुआ है 3 राज्यों में उसका भी गुणगान जगह जगह पे होगा कि हमने जी तो यादव को बना दिया है, और बिल्कुल आदिवासी को पहला आदिवासी हमने मुख्यमंत्री दिया है। तो ये सब गुनगुना गाया जाएगा, जहां जिस सीट पर जिसका वर्चस्व होगा जिस जाति का, वहां जाकर उसको बताया जाएगा। ब्राह्मणों की सीटों पर बताया जाएगा कि ब्राह्मणों को हमने सम्मान दिया, 2 डिप्टी सीएम बनाए, 1 मुख्यमंत्री बनाया आपका। तो ये जगह जगह जाकर राजपूतों के बीच में बताया जाएगा कि हमने 2 स्पीकर राजपूत बनाए, 1 डिप्टी सीएम बनाया आपका। तो वो सब तैयारी होगी। राहुल जी क्या बोलेंगे ये बड़ी है कि इनके पास, क्योंकि प्लानिंग अभी कांग्रेस ने क्या कर रखी है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है लेकिन उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। उनके दल के लोग ही सवाल उठाते हैं, फारूक अब्दुल्ला कई बार सवाल, उमर अब्दुल्ला कई बार सवाल उठा चुके हैं कि अरे बना लिया है लेकिन क्या कंफ्यूज है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया आपके पास तो इंडिया के लिए टाइम ही नहीं है, आप तो अपने में ही लगे हुए हैं। तो ये कंफ्यूजन है। हालांकि एक बैठक इन्होंने आहूत की है, अब उसमें हालांकि कुछ लोग पहुंचते हैं कुछ नहीं पहुंचते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि इंडिया बनेगा, लेकिन बनेगा सबसे बड़ा पेच सीट शेयरिंग पे फंसेगा। सीट शेयरिंग, हाँ, क्योंकि झुकना कांग्रेस को पड़ेगा और कांग्रेस झुकेगी नहीं, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन जब बनाएंगे तो छत्रप हावी रहेंगे। नीतीश कुमार और आरजेडी तो सीटों के लिए समझौता करेगी नहीं। कांग्रेस चाह रही कि 400 सीटों पर वो चुनाव लड़े, 400 प्लस पे, और ये संभव नहीं है इंडिया में, क्योंकि आपको बिहार में कितनी सीटें मिलेगी? बिहार में 4 सीटें बहुत होगी। बिहार में आपकी 4 के लायक है आप, वो उत्तर प्रदेश में भी 2 दे दीजिए तो बहुत है। मतलब जिस तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साथ आते हैं और अखिलेश ऐसा करेंगे। हाँ, और अगर आपके आरएलडी साथ में आ गई, अजीत सिंह वाली, ये दल साथ में आ गए तो आरएलडी मजबूत ज्यादा स्थिति में कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ 2 मिल जाएगी। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में आपका शिवसेना आपसे कम ज्यादा सीटें देगी नहीं आपको। महाराष्ट्र में ठीक ठाक मिल जाएगी थोड़ी सी, लेकिन वहाँ एनसीपी भी है, शरद पवार, वो समझौता करेंगे नहीं। शिवसेना क्षेत्रीय दल है, वो समझौता करेंगे नहीं। फिर आप कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल जाइए, ममता बनर्जी अपनी सीटें देंगी नहीं, क्योंकि वो तो जीती जीती सीटें है उनकी। वो कहेगी हमारी सीटें हम क्यों दें, और आपको देना मतलब हारना। तो वो, और या तो फिर त्याग, अगर इतने त्याग की प्रतिमूर्ति बन जाए ये नेता कि ठीक है जी बड़ा मन करके हम कांग्रेस को, वो संभव है नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो इंडिया है, ये इंडी जो अलायंस है, ये इसीलिए हमने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन ये बना था, कि ये वो कहा जाता है ना कि राजनीतिक लोग कहते हैं कि फ्यूज बल्बों की ये झालर है, एक साथ जब आएंगे तो एक साथ जलना बड़ा मुश्किल है, और उसको बदला नहीं जा सकता, इतने बल्ब फ्यूज हो चुके हैं। कोई भी मिस्त्री अगर उसको बदलने की कोशिश करे, वो करंट के लगने की संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि तार बहुत कमजोर है और बल्ब बदले नहीं जा सकते, फ्यूज हैं। और इंडिया अलायंस की गति क्या होने जा रही है, कम से कम बेसिकली उसमें बदले इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि चाइनीज वाली झालर है, वो उसमें चाइनीज वाली में अटैच रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो सीएफएल होता तो बदल भी देते, उसका तो फेगामेंट क्या बोलते हैं, लेगामेंट जो होता है वो भी चेंज हो सकता है। इसमें तो संभावना ही नहीं, क्योंकि सब अटैच है, सब अटैच। चाइनीज वाली झालर में सब कुछ अटैच होता है आपस में। तो इस तरीके से चाइनीज झालर के जरिए हमने वस्तुस्थिति बताने की कोशिश की, और टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे के माध्यम से उस परसेप्शन को बताने और दिखाने की कोशिश की है। आप इससे कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप अपना भी सर्वे दीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जमीन का माहौल देख रहे होंगे। आप मध्य प्रदेश से, हर जिस भी राज्य से आप हैं, क्योंकि हमने 2-3 राज्यों के दिए, लेकिन आपको लगता है मध्य प्रदेश में क्या 29 मोतियों की माला जो है मोदी जी के गले में मामा जी डालने का आश्वासन किया है उन्होंने, 11 छत्तीसगढ़ से आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, महाराष्ट्र से कितनी आएंगी, राजस्थान से, राजस्थान सबसे बड़ी बात। तो राजस्थान में, हालांकि हम जब ग्राउंड पे गए थे तो कांग्रेसियों ने भी कहा था कि 24 में तो मोदी जी को वोट देंगे हम। उन्होंने कहा था कि अभी तो गहलोत साहब, समर्थक मतलब वही कांग्रेसी समर्थक, मतलब बोले कि अभी तो गहलोत साहब, लेकिन 24 में मोदी जी। तो
वहाँ पर भी राजस्थान की दिलचस्प, जो हिंदी बेल्ट की बात करें, बिहार, झारखंड हो गया, हरियाणा बगल से लगा हुआ बड़ा दिलचस्प है वहाँ पे, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो ये सारे राज्य हैं। तो सब लोग लिखिए क्या आप अपनी राय, आप कितनी सीटें देते हैं, और एक जनमत तैयार हो ताकि आपके आधार पर भी हम जान पाए कि हमारा और आकलन और आपका आकलन कितना मेल खाता है। बिल्कुल, और ये सर्वे रिपोर्ट देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक बार फिर वीके न्यूज़ अपने वायदे को निभाता हुआ आपके सामने दिख रहा है, और यकीन मानिए चुनाव की घोषणा होने तक हम कई बार सर्वेज दिखाएंगे इस तरह के, और हम अपने परसेप्शंस के साथ अपने भी ग्राउंड जीरो से वो सर्वेज दिखाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए देखते रहिए वीके न्यूज़ और हम लोगों को अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।